हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर कर रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक। आज हम लोग सिंधु घाटी के पुरुष देवता के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी में क्या कोई ऐसा व्यक्ति था, क्या इस तरह की धार्मिक प्रथा थी जिसमें कोई पुरुष देवता रहा हो? तो आइए हम लोग समझते हैं कहानी क्या है। पुरुष देवता को एक मोहर पर चित्रित किया गया है। पुरुष जो देवता है पुरुष के रूप में, उनको एक मोहर पर दिखाया गया है, मोहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। वह एक योगी की ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले बैठा हुआ है, जिसको हम पद्मासन कहते हैं। वो पद्मासन लगाए दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा और पांवों पर 2 हिरण बने हुए हैं। मोहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव बतलाया जाता है। पशुपति पशुओं के देवता महादेव माने जाते हैं, तो पशुपति महादेव माना गया है उस चित्र के लिए। पर यह संदेहास्पद लगता है क्योंकि सींग वाले देवता अन्य प्राचीन सभ्यताओं में भी पाए गए हैं। सींग वाले देवता दूसरी सभ्यताओं में भी मिले हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये महादेव ही हैं। कुछ इस तरह का हम देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर है। यहाँ देखिए एक गैंडा है, ये ये हाथी, ये बाघ और ये एक हिरण है। नीचे भैंसे को दिखाया गया है। यहाँ देखिए तो ये 3 सींग हैं इनके। तो ये क्या हैं? इनको माना गया है कि ये पशुपति हैं, मतलब पशुपति महादेव हैं ये। लेकिन ऐसे देवता दूसरी सभ्यताओं से भी मिले हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये महादेव ही हों। ये मोहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। निसंदेह हम लिंग पूजा का भी प्रचलन पाते हैं। इस समय लिंग पूजा भी होती थी, जैसे कि वर्तमान समय में शिवलिंग की पूजा होती है, जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गई है। पहले लिंग पूजा होती थी तो ये जरूरी नहीं था कि वो शिव के लिए होती थी, ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम में ये शिव की पूजा से जुड़ चुकी है, इसीलिए इसको शिवलिंग कहने लगे हैं। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेकों प्रतीक भी मिले हैं। पत्थर पर बने लिंग और योनि के बहुत सारे प्रतीक मिले हड़प्पा सभ्यता से। संभवतः ये पूजा के लिए बने थे। इस तरह की संभावना है, किसी ने देखा नहीं था उस टाइम जाके कि क्या हो रहा था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि ये पूजा के लिए बने होंगे। ऋग्वेद में लिंग पूजक अनार्य जातियों की चर्चा है। ऋग्वेद में ऐसे लोगों की चर्चा की गई है जो आर्य नहीं थे, मतलब अनार्य थे, आर्य नहीं थे, और ये लिंग पूजक थे, लिंग की पूजा करते थे। लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुई और आगे चलकर हिंदू समाज में पूजा की विशिष्ट विधि माने जाने लगी। तो ये लिंग पूजा है ना, जो शिवलिंग की पूजा हम करते हैं, इस शिव से बाद में जुड़ी और ये शिवलिंग कहलाने लगा। ये 5000 वर्ष पहले शुरू हुई है हड़प्पा काल में। वृक्षों और पशुओं की पूजा कब प्रारंभ होती है? सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। 5000 पहले सिंधु सभ्यता जो थी, इस सभ्यता के लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे। एक मोहर या सील पर हम कहें पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित हैं। एक मोहर पर इस तरह का चित्र मिला है जिसमें पीपल की डालों के बीच एक देवता चित्रित है। इस वृक्ष की पूजा आज तक जारी है। हम यही मानते हैं कि वृक्ष पर क्या है, पीपल के वृक्ष पर देवता निवास करते हैं, तो उसी रूप में हम आज भी पूजा करते हैं। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वो हमें ऑक्सीजन देता रहता है, इस वजह से हम उसकी पूजा करते हैं। ऐसे वृक्षों की सुरक्षा के लिए हमारे प्राचीन मनीषियों ने, ऋषियों ने क्या है, इनको धर्म से जोड़ा। हड़प्पा काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। पशुओं की भी पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुओं की पूजा करते थे। कई पशु मोहरों पर अंकित हैं, कई पशु मोहरों पर भी दिखाए गए हैं। इनमें सबसे महत्व का है एक सींग वाला जानवर। एक सींग वाला जानवर जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, जो गैंडा हो सकता है। क्या हो सकता है? गैंडा, एक सींग वाला जानवर।
उसके बाद दूसरा जो महत्व का पशु है वो कुबड़ वाला सांड है। आज भी जब ऐसा सांड बाजार की गलियों में चलता है तो धर्मात्मा हिंदू इसे रास्ता दे देते हैं। आपने देखा नहीं कि जो सांड होता है उसको क्या समझा जाता है? नंदी। इसी तरह सींग वाले देवता के चतुर्दिक पशुओं की उपस्थिति से प्रकट होता है। अब जो सींग वाले भी देवता थे, मोहनजोदड़ो से जो मोहर प्राप्त हुई है उस पर हमने देखा 3 सींग वाले देवता, इनके चारों ओर पशु हैं। तो इनकी चारों ओर पशुओं की उपस्थिति से हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं कि उनकी भी पूजा होती थी। समझ रहे हैं ना? इनकी भी पूजा होती थी, इन पशुओं की भी। मोहनजोदड़ो की एक मोहर जिस पर कुबड़ वाले बैल सांड की आकृति बनी, ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक हम कहें कि एक सील या मोहर है। तो इस पर ये दिखाया गया है आपके लिए कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला सांड इस पे दिखाया गया है। ये दूसरे नंबर का प्रिय जानवर था हड़प्पा वासियों का, लेकिन जो पहले नंबर का था वो था यूनिकॉर्न जानवर। यूनिकॉर्न एक सींग वाला, जो गैंडा हो सकता है एक सींग वाला। इन बातों से स्पष्ट होता है कि सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे। तो ये क्या क्या चीज़ें? वृक्षों की पूजा, पशुओं की पूजा, मानव की पूजा और शिवलिंग की पूजा। शिव से ये बाद में जुड़ा है, लिंग पूजा। ये सारी चीज़ें कब शुरू हुई हैं? अब से 5000 साल पहले। उससे पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी। मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा, देवताओं की पूजा मनुष्य के रूप में, परंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। हड़प्पा काल में, अब से 5000 साल पहले की बात करें तो उस समय मंदिर नहीं थे हमारे भारतीय क्षेत्र में। बेसिकली देवताओं की पूजा करते थे ये, लेकिन मंदिर नहीं बनाते थे। तो 5000 साल पहले ना तो मंदिर थे, ना ही वृक्षों की, उससे पीछे जाए हम, ना ही वृक्षों की पूजा होती थी, नहीं पशुओं की, ना मानव की, इनकी मानव के रूप में, ना ही देवताओं की, किसी की पूजा नहीं होती थी। अब से 1600 साल पहले जितनी देवियां हैं आपकी, इनकी पूजा शुरू हुई। उससे पहले दुर्गा, अम्बा, काली, इनको कोई नहीं जानता था। अब इसी के समकालीन जो सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभ्यताओं में आपके लिए मंदिर बनाए जाते थे देवताओं के लिए, लेकिन हमारे भारतीय क्षेत्र में ऐसा नहीं था। धर्मोपासना, धर्म की उपासना, धर्मोपासना सूचक वस्तुओं के रहते हुए भी हड़प्पा के नगरीकरण को धर्म से जोड़ना ठीक ना होगा। जो बात कांसे के अन्य नगरीय समाजों पर भी लागू होती है। धर्मोपासना, धर्म और उपासना से संबंधित या इनकी सूचक वस्तुएं मिली हैं यहाँ से बहुत सारी, तो इनके मिलने के बावजूद भी हम हड़प्पा के नगरीकरण को धर्म से नहीं जोड़ सकते। जो बात कांस्य युग के अन्य नगरीय समाजों पर भी लागू होती है। कांस्य युग के बाकी जो समाज थे उनमें भी हम ये धर्म सूचक वस्तुएं मिली हैं, लेकिन फिर भी हम इनको धर्म से नहीं जोड़ सकते। यहाँ मंदिर तो मिले ही नहीं हैं अभी तक। हड़प्पा सभ्यता के इतने क्षेत्र मिले हैं, इनमें कहीं पर कोई भी मंदिर नहीं मिला। ये सब 5000 वर्ष पहले चीज़ें शुरू हुई हैं। इसका अर्थ क्या है? जो मंदिर है, मंदिर बनाने का चलन है, ये बहुत बाद में आया है। जब तक सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जाती तब तक हड़प्पाई लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी जो लिपि है सिंधु सभ्यता की, जो लेख मिले हैं, भाव चित्रात्मक लिपि है, उसको अभी तक कोई समझ नहीं सका है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अगर ये पढ़ी जाए तो शायद हमें इनके बारे में और स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। ये भी पता चल जाएगा कि ये किसकी पूजा करते थे, क्या मंदिर थे या नहीं थे, इनकी मान्यताएं क्या थीं। काफ़ी सटीक जानकारी हमें वहाँ से मिल सकती है। ताबीज बड़ी तादाद में मिले हैं, ताबीज बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। इसका अर्थ क्या है? ये लोग भूत प्रेत, इस तरह की भूत बाधाओं में ये विश्वास करते थे। तंत्र मंत्र में इनका विश्वास रहा होगा, इसीलिए ताबीज बड़ी संख्या में मिले हैं। हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं और इसीलिए उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। ये ताबीज वाली जो प्रथा है, आप देखिए 5000 साल पहले ये शुरू हुआ है और आज भी हम लोग क्या हैं, भूत प्रेतों से बचने के लिए क्या करते हैं? ताबीज पहनते हैं। देखा होगा आपने।
आर्यत्र परंपरा से संबद्ध माने जाने वाले अथर्ववेद में अनेकों तंत्र मंत्र या जादू टोने दिए गए हैं। अब 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में जो लास्ट वाला वेद है जो कि अथर्ववेद है, अथर्ववेद में आप देखेंगे इसमें औषधि विज्ञान दिया गया है। आयुर्वेद पूरा अथर्ववेद से लिया गया है। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सारी चीज़ जितने भी दुनिया भर में काला जादू, सफ़ेद जादू, ये सब है ना, जादू टोना, ये सब कहाँ से निकला है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद में ये सारा सबसे पहला जो ग्रंथ है इन सारी चीज़ों का, भूत प्रेत जादू टोना का, वो कौन सा है? अथर्ववेद। उसके बाद बाकी ग्रंथ आपको मिलेंगे कि ये तंत्र हैं, ये तंत्र, ये तंत्र, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनका मूल स्रोत क्या है? अथर्ववेद, वेद का चौथा हिस्सा। और रोगों तथा भूत प्रेतों को भगाने के लिए तावीज़ बताए गए हैं। ये चीज़ें भी बताई गई हैं कि रोगों के लिए और भूत प्रेतों को भगाने के लिए हम तावीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर हड़प्पाई लिपि, यहाँ की भाषा, हड़प्पा सभ्यता की भाषा किस तरह की थी? प्राचीन मेसोपोटामियाइयों की तरह हड़प्पाई लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया। हड़प्पा के लोग लिखना जानते थे, जैसे कि मेसोपोटामिया के लोग जानते थे। यद्यपि हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना जो मिला है वो 1853 में मिला था। सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। 1823 में पहला नमूना मिला हड़प्पा सभ्यता के लेख का। इस पर रिसर्च जारी रही और 1923 तक हमें सारी लिपि का ज्ञान हो गया। हड़प्पा वासियों की पूरी लिपि हमें पता है, लेकिन हम उसको पढ़ अभी नहीं सके हैं। कुछ लोग इसे द्रविड़ या आद्य द्रविड़ भाषा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। द्रविड़ भाषा, ये द्रविड़ शब्द आपका आया है ऋग्वेद में, तो इसको हम जोड़ते हैं दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत के लोगों को द्रविड़ कहा गया है। तो या तो द्रविड़ हम कहें या आद्य द्रविड़। आद्य द्रविड़ मतलब द्रविड़ लोग जो थे उनके शुरुआती लोग, इनकी जो भाषा थी उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग संस्कृत से जोड़ते हैं इसको, तो कुछ लोग सुमेरी भाषा से, सुमेर की जो सभ्यता थी वहाँ की भाषा, वहाँ बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? सुमेरी भाषा। तो कुछ लोग सुमेरी भाषा से इसको जोड़ते हैं, परंतु इन पठनों में से कोई भी संतोषप्रद नहीं है। लेकिन हम इनसे सबसे जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं होती है कि इन वास्तव में ये एक अलग लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है, इनसे बहुत ही कम मिलती जुलती है। लिपि ना पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लिपि नहीं पढ़ सकें उनकी, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि साहित्य में उनका क्या योगदान रहा होगा। हड़प्पा के लोगों का कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। हम उनके विचारों और विश्वासों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। उनके विश्वास क्या थे, उनके विचार क्या थे, क्योंकि हम उनकी लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। तो इस कारण से हम उनके बारे में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं बता सकते। पत्थर की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने मिले। पत्थर की मोहरों पर जो लिखा गया है, इसके अलावा अन्य वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर कुछ लिखा गया है। तो इस तरह के अगर टोटल हम नमूनों की बात करें तो हमें 4000 चीज़ें मिली हैं जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हड़प्पाइयों के अभिलेख उतने लंबे लंबे नहीं हैं जितने मिस्रियों और मेसोपोटामियाइयों के हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जो लेख लिखे हैं वो बहुत छोटे छोटे लिखे गए हैं, छोटे लेख लिखे हुए हैं, ज़्यादा अभिलेख, लंबे अभिलेख नहीं मिले लिखे हुए। लेकिन मिस्र के लोगों के, मिस्र की सभ्यता थी, वहाँ जो अभिलेख मिले हैं, मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं, इन पर लंबे लेख लिखे गए, मतलब ज़्यादा लिखा गया है। अधिकांश अभिलेख मोहरों पर हैं और हर एक में 2-4 ही शब्द हैं। ज़्यादातर अभिलेख किस पर लिखे मिले हैं? मोहरों पर, और उनमें भी 2-4 शब्द ही लिखे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई पैसेज लिखा हो 8-10 लाइन का, ऐसा नहीं है। लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता में और आपका मिस्र की सभ्यता में इस तरह की चीज़ें मिली हैं, वहाँ पर बड़े बड़े अभिलेख लिखे हुए मिले हैं। इन मोहरों का प्रयोग धनाढ्य लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते होंगे। अब इन मोहरें, इतनी सारी मोहरें मिली तो इनका क्या यूज रहा होगा उस टाइम पे? तो ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि जो धनी लोग उस समय होंगे
वो अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने के लिए कि ये उनकी संपत्ति है, उनकी खुद की संपत्ति है, और पहचानने के लिए, शायद आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका, इन मोहरों का प्रयोग किया जाता होगा। इस लिपि में कुल मिलाकर के 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं। ये लक नहीं है, यहाँ पर क्या शब्द है, तक। तो इस लिपि में कितने चित्र हैं, 250 से लेकर के 400 तक चित्राक्षर हैं। मतलब चित्राक्षर का मतलब क्या है, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मतलब चित्र के रूप में अक्षर बनाए गए हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, भाव चित्रात्मक लिपि। 250 से 400 तक इसमें अक्षर हैं, और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, किसी भाव या वस्तु का सूचक है। चित्र के रूप में लिखा गया है, और इनमें जो हर अक्षर है ना, हर चित्र है, वो किसी ध्वनि को रिप्रेजेंट करता है, किसी भाव को रिप्रेजेंट करता है, या फिर किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करता है। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है। हड़प्पा लिपि में जैसे कि आज हम हिंदी भाषा को लिखते हैं तो उसमें हम लेटर बनाते हैं, वर्ण बनाते हैं, लेकिन इसमें वर्ण नहीं है, इसमें चित्र बनाए जाते हैं। चित्रलेखात्मक लिपि है ये। मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन लिपियों के साथ इसकी तुलना करने के प्रयास किए गए हैं। जैसा हमने अभी बताया था, अभी पढ़ा था कि अन्य सभ्यताओं की लिपियों के साथ इसकी तुलना की गई है, परंतु ये तो सिंधु प्रदेश का आविष्कार है और पश्चिम एशिया की लिपियों से इसका कोई संबंध दिखाई नहीं देता। ये लिपि सिंधु प्रदेश में ही विकसित हुई, इसलिए बाकी जो अन्य सभ्यताएं थी उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर माप तोल की बात करते हैं। हड़प्पावासी माप तोल में किस तरह की बाट क्या क्या चीज़ें यूज करते थे। लिपि का ज्ञान हो जाने से निजी संपत्ति का लेखा जोखा रखना आसान हो गया होगा, आसान हो गया होगा, मतलब सारी चीज़ें अनुमान में चल रही हैं, क्योंकि किसी ने वास्तविक रूप से वहाँ जाकर देखा नहीं था कि ये चीज़ें रही होंगी। हम क्या कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कुछ स्रोतों के आधार पर। तो लिपि का ज्ञान हो जाने की वजह से निजी संपत्ति का लेखा जोखा रखना आसान हुआ होगा सिंधु वासियों के लिए। सिंधु क्षेत्र के नगरवासियों को व्यापार और अन्य आदान प्रदानों में माप तोल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। सिंधु क्षेत्र के जो नगरवासी थे उनको व्यापार और अन्य आदान प्रदान, लेन देन में माप तोल की ज़रूरत हुई, तो उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। माप तोलने के लिए बाट मिले हैं। बाट के रूप में व्यवहृत बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं जिनका बाट के रूप में उपयोग होता था। उनसे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, मतलब 16 का या 16 के मल्टीपल्स के रूप में। जैसे कि पहला बाट अगर 16 का लें तो दूसरा 64 का, तीसरा 160 का, 320, 640, इस तरह से 16 पहली यूनिट थी। दिलचस्प बात यह है कि 16 के अनुपात की ये परंपरा भारत में आधुनिक काल तक चलती रही है, और ये 16 वाली जो परंपरा ये भारत में अभी भी जारी रही है, अभी भी आपको देखने को मिल जाएगी 16 के आवर्तक के रूप में। कालीबंगा से प्राप्त बाट। कालीबंगा स्थल से हमें इस तरह के ये बाट मिले हैं, सिंधु वासियों के हैं। इस तरह के बाट प्रयोग में लाए जाते थे। ये हमने देखा कि आधुनिक काल में भी इस तरह के बाट प्रयोग में आपको देखने को मिल जाएंगे। पत्थर के बाट अभी भी ये यूज होते हैं। हाल तक 1 रुपया 16 आने का होता था। अभी हमने देखा कि सन 2000 से पहले तक जो चलता था रुपया, 1 रुपये में कितने होते थे, 16 आने। 16 आने का रुपया होता था एक। हड़प्पाई लोग मापना भी जानते थे, मेजरमेंट का काम। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये लोग ज़मीन वगैरह के लिए मापते होंगे। इनमें एक डंडा कांसे का भी है, और एक डंडा इनमें से मेजरमेंट वाला कांसे का भी मिला है। जैसे कि आज हम मीटर देखते हैं तो वैसे इनका कुछ रहा होगा। फिर मृदभांड की बात करते हैं कि लोग किस तरह के बर्तन, मिट्टी के बर्तन कैसे यूज करते थे हड़प्पाई वासी। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे। कुम्हार के चाक का उपयोग अच्छे से करते थे जैसे कि वर्तमान में होता है। उनके अनेक बर्तनों पर विभिन्न रंगों की चित्रकारी देखने को मिलती है। मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करते थे ये लोग।
विभिन्न रंगों की, अलग अलग रंगों से हड़प्पा भांडों पर, भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन, मृद भांड समझें आप। हड़प्पा भांडों पर आमतौर से वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ मिलती हैं। ये जनरली देखा गया कि हड़प्पा सभ्यता से जो मृद भांड मिले हैं इन पर या तो वृत्त बने हुए हैं या फिर वृक्ष की आकृतियाँ इनकी खूब बनाई गई, वृत्त और वृक्षों की। कुछ ठीकरों पर मनुष्य की आकृतियाँ भी दिखाई देती हैं। कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिन पर मनुष्यों की आकृतियाँ भी मिली हैं। लोथल से प्राप्त मिट्टी का बर्तन, इसको हम देख सकते हैं कि लोथल लोथल जो एक क्या था, बंदरगाह स्थल था, वहाँ से हमको ये जग टाइप का मिला है। फिर मोहरें या सीलें, हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं उसकी मोहरें, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में मोहरें मिली हैं। अब तक लगभग 2000 सीलें या मोहरें प्राप्त हुई हैं। सील या मोहरे की बात है, इनमें से अधिकांश सीलों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सिंगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। अब इन पर जो मोहरें मिली, जैसे कि अभी हमने देखा था कुबड़ वाले बैल वाला जो चित्र हमने देखा मोहर पर बना हुआ था, तो ऐसे ही आपको इस पे क्या मिलेगा, 2-4 अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसको हम लघु लेख बोल रहे हैं। और उस पर एक सिंगी जानवर का चित्र है। एक सिंगी जानवर जिसको हम अनुमान कर रहे हैं कि वो गैंडा हो सकता है, या फिर उस पर भैंस का चित्र बना हुआ है, या फिर बाघ का चित्र मिलता है, या बकरी, या फिर हाथी। इनकी आकृतियाँ मिलती हैं 2-4 लेखों के साथ मोहरों पर, ज़्यादातर लेखों पर, ज़्यादातर मोहरों पर। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरें हैं। ये यूनिकॉर्न यहाँ देख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। ये कुबड़ वाला जो है, ये बकरी है, आप देख रहे हैं ना बकरी। तो इस तरह की मोहरें मिली हैं। फिर प्रतिमाएं, क्या ये लोग मूर्तियाँ भी बनाते थे हड़प्पावासी? हड़प्पाई शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते थे। ये लोग मूर्तिकार भी थे। हड़प्पावासी धातु की मूर्तियाँ बनाते थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो इन लोगों के द्वारा बनी हुई है। पूरी मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा एकदम नग्न है। गले में एक हार पड़ा हुआ है और पूरी मूर्ति नग्न अवस्था में बनाई गई है। कुछ हड़प्पाई प्रस्तर प्रतिमाएं मिली हैं। कुछ हड़प्पा काल की पत्थर की प्रतिमाएं मिली हैं, पत्थर की मूर्तियां भी मिली हैं। सेल खड़ी की एक मूर्ति के बाएं कंधे तथा दाएं हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र हैं। सेल खड़ी की एक मूर्ति मिली है जिसके बाएं कंधे और दाएं हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र है। अलंकृत मतलब जिस पर कुछ डिजाइन बनी हुई है, और सिर के पीछे उसके बालों की छोटी लटें एक बुनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई। एक बुनी हुई पट्टिका से उसके बालों की लटों को संभाला गया है। जैसे कि आज में स्त्रियां बाल पीछे से बांध लेती हैं पट्टिकाओं से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति ये है। ये देखिए एक नृत्य मुद्रा में है। यहाँ ये कुछ पहने हुए हैं, इस हाथ में भी कुछ पहने हैं, ये ताबीज जैसा लग रहा है। यहाँ पर ये चूड़ियाँ हैं यहाँ तक, और यहाँ पर भी कुछ ये कंगन टाइप का पहने हुए। गले में आप देखिए कुछ पहना हुआ है इसने हार टाइप का, और ये बाल पीछे हैं वो इस तरह से बंधे हुए हैं। बाकी ये पूरी कैसी है, नग्न मुद्रा में है, मतलब केवल गले में हार, बाकी कुछ चीज़ें आभूषण हैं। मृण मूर्तिकाएँ, मृण मूर्तिकाएँ इनको टेराकोटा फिगरिन बोलते हैं। जैसे मूर्ति बना के उसको पका लिया मिट्टी में। ये आज आप गाँवों के मेलों में जाएंगे तो वहाँ सीटियाँ वीटियाँ मिलती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी जो टेराकोटा कहलाती है कि बनी मूर्तिकाएँ फिगरिन मिली हैं। तो पकी मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। इनका प्रयोग या तो खिलौने के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था, या तो पूजा करने के लिए प्रतिमाओं के रूप में या खिलौने के रूप में इनका प्रयोग होता रहा होगा। इनमें आपको पक्षी, कुत्ता, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियाँ मिलती हैं। पुरुषों और स्त्रियों की प्रतिकृतियाँ भी मिलती हैं। स्त्री पुरुषों की भी मूर्तियाँ पकी मिट्टी की बनाई जाती थी। उनको बना के फिर पका लिया। जिनमें पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक है, पुरुषों से स्त्रियों की संख्या ज़्यादा मिली है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद मातृसत्तात्मक समाज था हड़प्पा सभ्यता का, जहाँ मोहरें और प्रतिमाएं मंजी
मंझी दक्षता के साथ बनाई गई हैं। वहीं ये मृण मूर्तियाँ बहुत ही सरल कलाकृतियाँ हैं। मोहरें और प्रतिमाएं मंझी दक्षता के साथ बनाई गई हैं और मृण मूर्तियाँ बहुत ही सरल कलाकृतियाँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई गई हैं। मोहरें प्रतिमाएं स्पष्ट बनाई गई हैं थोड़ी सी। इन दोनों कोटियों के शिल्पों के बीच जो अंतर है वह इनका इस्तेमाल करने वाले वर्गों के बीच अंतर का सूचक है। अब देखिए कि जो प्रतिमाएं हैं, मोहरें हैं, वो दक्षता के साथ बनाई गई हैं, एकदम स्पष्ट, और मृण मूर्तियाँ सिंपल साधारण बनाई गई हैं। तो इससे दोनों कोटियों के शिल्पों से क्या पता चलता है, इनका इस्तेमाल करने वाले वर्गों के बीच, जो अच्छी वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़े लोग होंगे, पैसे वाले रहे होंगे, जो नॉर्मल यूज कर रहे हैं वो सामान्य लोग रहे होंगे। प्रथम कोटि की कलाकृतियों का उपयोग उच्च वर्ग के लोगों में होता था और द्वितीय कोटि का जनसामान्य में। प्रस्तर या पत्थर शिल्प में हड़प्पा संस्कृति पिछड़ी हुई थी। पत्थर शिल्प में मतलब पत्थर की वस्तुएं कम यूज की हैं यहाँ। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ हम कोई महान प्रस्तर प्रतिमा नहीं पाते हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी, इनमें पत्थर की बड़ी मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन हमारे हड़प्पा सभ्यता में कोई इस तरह की बड़ी मूर्ति नहीं मिली है। तो इसके बाद उद्भव, उत्थान और अवसान, मतलब इस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, इस सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे, पहला प्रश्न। दूसरा, इस सभ्यता ने कैसे उन्नति की, कैसे नगर नियोजन और जल निकास व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, वर्तमान जैसी व्यवस्था कैसे स्थापित की। तीसरा, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इतनी बड़ी सभ्यता अगर थी तो वो कहाँ गायब हो गई। समझ गए ना, ये सभ्यता कहाँ चली गई, कैसे इसका पतन हुआ। तो इस पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, सबने अलग अलग चीज़ें बताई हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अभी कोई नहीं जानता कि ये सभ्यता कैसे, इसके निर्माता कौन थे और इसका पतन कैसे हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे ये सारी चीज़ें। बाकी बनी रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। बहुत ही अच्छी किताब है ये, इसको कवर कर लें आप। और मैंने एक दृष्टि आई इसके इतिहास की बुक बताई है, जिनमें तीनों कंबाइन है, तो आपका प्रीलिम्स का जीएस हो जाएगा और आपका मेंस का जीएस हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेशल हिस्ट्री वगैरह चॉइस करना चाहते हैं तो आपके लिए अदर बुक्स पढ़नी होंगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी के लिए।